नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके ऑडियंस को। सर, एक तरफ तो पाकिस्तान में अननोन गनमैन का कमाल अभी भी जारी है। लश्कर का एक और कमांडर मारा गया है। फिर पाकिस्तान आर्मी पर बीएलए और टीटीपी का कहर भी जारी है, वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लग रहा था कि रुक गए हैं, शायद इरादा टाल दिया है ईरान पर हमला करने का, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा गति आ गई, तेज रफ्तार से घेरेबंदी हो रही ईरान की। और अब तो खमेनी ने खुद स्वीकार कर लिया कि हजारों लोग मारे गए हैं ईरान में, लेकिन उन मौतों का जिम्मेदार ट्रंप है क्योंकि वो लोगों को भड़का रहा था। बिल्कुल, देखिए, जहां तक आपने ये बात कही है कि ट्रंप दोबारा ईरान के ऊपर हमला करने की विचार बना रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप का कभी भी ये इरादा नहीं था कि ईरान में तख्तापलट ना हो या रिजीम चेंज ना हो, या फिर अगर कोई रिजीम आती है वो प्रो यूएस ना हो। मतलब वो चाहते ही हैं कि ईरान में जो रिजीम आए वो प्रो यूएस हो। देखिए, ईरान की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। पाकिस्तान तो उसको एक लिमिटेड एक्सेस देता है सेंट्रल एशिया, और रशिया के ऊपर उतना उस पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस से उसको फायदा नहीं होता है। पाकिस्तान में प्रेजेंस से उसको चाइना के ऊपर जरूर एक नजर रखने का मौका मिलता है, लेकिन सेंट्रल एशिया और रशिया जो उसके दो बड़े इंटरेस्ट ग्रुप से इंटरेस्ट एरियाज हैं, वहां पर वो पाकिस्तान से काम नहीं चला सकता। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के पहले ठीक था। पहले अफगानिस्तान तालिबान 1 जो थी वो प्रो पाकिस्तान थी, लेकिन तालिबान 2.0 जो है अफगानिस्तान में, जो अभी गवर्नमेंट है, वो अब दोबारा पिछली बाकी अफगानिस्तानी गवर्नमेंट की तरह भारत के साथ ज्यादा रिलेशनशिप रखना चाहती है। तो इसलिए क्या हो गया है कि वो जो रास्ता था पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया वाया पाकिस्तान एंड रशिया, वो बंद हो गया है। वो इट्स नॉट रिलायबल, बंद तो नहीं हुआ, मैं बोलूंगा ये उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर ईरान में अगर प्रो रिजीम आ जाती है तो उसको कितने फायदे होंगे। एक तो पूरा का पूरा जो अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके ऊपर एक छत्र उसका राज हो जाएगा। वेस्ट एशिया तो पूरा ही उसके नीचे है, इजिप्ट भी उसके नीचे है, तुर्की नेटो में है वैसे के वैसे। तो अगर ईरान भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो बाई कॉरोलरी अजरबैजान तो पहले से ही है उनके इंटरेस्ट ग्रुप में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो सोचते हैं कि बाद में एक सेकंड सेकंड स्टेज पे शायद अफगानिस्तान के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने उनको काफी चोटें पहुंचाई हैं। तो वो अभी थोड़ा उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जहां पर ये लोग नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तुर्की लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, जहां सऊदी अरेबिया लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, उन सब का लीडर तो अमेरिका हो जाएगा। तो इसलिए ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कई चीजों से, जियोपॉलिटिकली जो मैंने अभी समझाया। दूसरा, ऑयल। ईरान का जो तेल है, रशिया चाइना का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है। तो उसकी वजह से अगर ईरान में उनका कंट्रोल होता है तो एक तरह से इनडायरेक्ट चोट चाइना को भी पहुंचेगी, क्योंकि चाइना का ऑयल, फिर चाइना को ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट रेट से खरीदना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसमें सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान का तेल मार्केट में आए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ईरान का तेल अगर मार्केट में आएगा तो प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे। प्राइसेस ड्रॉप होंगी तो सऊदी अरेबिया के तेल की भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, उसका फायदा कम हो जाएगा। अभी तो लोग मजबूरी बस सऊदी अरेबिया का तेल खरीद रहे हैं क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है। मान लीजिए प्रो अमेरिका ईरान आ जाता है, कोई तख्ता पलट हो जाता है, तो तेल के भाव तो गिर जाएंगे। तो चाइना और इंडिया के लिए तो ठीक है, चित भी मेरी पट भी मेरी। जब तक चित चित है तब भी हम ले रहे हैं रशिया वगैरह से तेल, पट हो गई तो हम ईरान से तेल लेना शुरू कर देंगे। हमारे लिए तो क्या बोलते हैं, पांचों उंगलियां घी में है। तो इस समय ड्राइवर सीट, इसलिए वो अमेरिका जो है और थोड़ा भारत से चिढ़ा रहता है कि यार ये हर तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से अपना रास्ता बना ले जा रहे हैं। तो वी आर डूइंग अ डेफ्ट जॉब डिप्लोमेसी में, ट्रेड में, और बाकी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रॉम एवरी एंगल वी आर टेकिंग अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड स्टेप्स। और आई विल से इट्स डिप्लोमेसी एंड
जो बोलते हैं हमारी जो कूटनीति है, इट इज़ एट इट्स प्राइम। भले ही दुनिया कुछ भी बोल ले, इस समय हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी का वो दौर है, ना कि घबराने का दौर है। सो जहाँ तक ईरान है, ईरान के अयतुल्ला खमेनी उनको पता है खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, तो सारा जो जो वो दोष है, वो अमेरिका पर देंगे। अमेरिका ने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जैसे कि प्रोटेस्टर्स को अगर आप मारेंगे, तो हम आपके इंटरवीन करेंगे। ये अमेरिका ने एक बेस बना रहे हैं कि किस रीज़न से हम अमेरिका में जाएँ। भई उनको कुछ रीज़न देना पड़ेगा, 2 ही रीज़न है उनके पास। एक तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का क्योंकि उनका आर्टिकल 10/2 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ 1948 का एक्ट है कि विश्व शांति के लिए वो इंटरवीन कर सकते हैं कहीं भी। उन्होंने अपने अपने कानून बना रखे हैं। दुनिया का कानून वो फॉलो करें या ना करें, अपने कांग्रेस के लिए उन्होंने कानून बना रखे हैं। तो उस कानून के तहत ये फिर ईरान में एंट्री मार देंगे। सो अभी वो रीज़न ढूँढ रहे हैं, अच्छा एक पुख्ता रीज़न कि किस रीज़न से हम अगर उन्होंने कुछ न्यूक्लियर वाली बात करी, मैं बता रहा हूँ अगले दिन इंटरवेंशन हो जाएगा। अब तो ये लोग 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तो एक पुख्ता रीज़न जिसके जिसके तहत ये ईरान में इंटरवीन कर सकें और एक माहौल बनाएँ वहाँ के जेन ज़ी को, बिज़नेस कम्युनिटी को कि वो बाहर आएँ और एक तरह से तख्ता-पलट की तरफ जैसे बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ और कई जगहों पे इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। भारत में भी उन्होंने बड़ी ट्राई करी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम उनके लिए भारत अपने आप को अभी तक तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छी तरह से बचा के रखा है। जो अंदरूनी ताकतें जो होती हैं हमारी, उनको भड़काने में अभी वो कामयाब नहीं हो पाया है। दूसरा रीज़न जो उसका है यहाँ पर ईरान में वो करने का है और वो तेल मैंने बता दिया और आखिरी रीज़न जो है, वो ये है कि वो बोल रहे हैं ना हम कोई ढूँढ रहे हैं नहीं, अल्टरनेट ऑप्शन जो वहाँ पे लीडरशिप का रोल ले। देखिए रज़ा पहलवी से उनको शायद उम्मीद थी, लेकिन रज़ा पहलवी ने एक स्टेटमेंट दे दी जो उनका गेम बिगाड़ गई। पहली बात तो उन्होंने आज तक कभी बात नहीं करी ईरान के बारे में कि ईरान के पब्लिक के बारे में। सडनली उनको मौका दिखा तो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। लेकिन जो स्टेटमेंट दी उन्होंने वो ये थी कि हम ईरान की पब्लिक पर छोड़ देते हैं कि उनको मोनार्की चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए। अब ये जो मोनार्की वाला रेफरेंडम करने की जो बात करी उन्होंने, ये एक तरह से अमेरिका को थोड़ी-सी अटपटी लगी। बोले यार ये आदमी अभी भी इतना धक्का खा के इतने सालों से अमेरिका में बैठा हुआ है चुपचाप छुप करके, अभी भी मोनार्की की बात कर रहा है ये। सो ये जो डबल स्टैंडर्ड रज़ा पहलवी ने डाला है वो स्टेटमेंट दे करके, आई थिंक उसने उसका गेम बिगाड़ दिया। अल्टीमेटली अगर उनको कोई ना मिले तो शायद दे मे हैव टू डिपेंड ऑन हिम एंड उसके ऊपर ऐसी कंडीशंस डालेंगे कि ही रिमेन्स लॉयल टू अमेरिका। बट ये जो पहलवी की जो स्टेटमेंट थी दैट हैज़ बीन हिज नेमेसिस आई वुड से। इसीलिए ये लोग दूसरा लीडर अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लीडरलेस प्रोटेस्ट्स हैं। अगर कोई लीडर इनका रहा होता तो शायद ये जल्दी हो जाता। लेकिन सर, जैसे ये भी खमेनी ने कहा कि अमेरिका के सैनिक या अमेरिका के लोग, पाकिस्तान के लोग, इज़राइल के लोग वहाँ पर आकर प्रदर्शनकारियों के बीच में आकर हंगामा कर रहे हैं, हथियार तक बरामद किए गए अमेरिका मेड के, फिर उसके अलावा स्टारलिंक के डिवाइसेस वहाँ पर मिल रहे हैं। तो यानी कि सीआईए और मोसाद जमकर लगा हुआ है कि वो जो प्रोटेस्ट है या प्रदर्शनकारी जो है उनको अच्छे तरीके से भड़काया जाए ताकि हालात बेकाबू हों और अमेरिका को बहाना मिल जाए वहाँ पर एंट्री का। तो अभी भी सब कुछ चल रहा है वहाँ जमकर। देखिए, जहाँ तक सीआईए और मोसाद का सवाल है, ये हमेशा से इस रीजन में है और इसी कंट्री नहीं, हर देश में मौजूद है ये। आप अगर समझती हैं कि इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में भी है ये सब। इनके बस रूप अलग है, इस समय डाउन है। जब इनको भी यहाँ हर जगह कहीं मौका मिलेगा, ये लोग अपना काम करेंगे। क्योंकि ये हर देश की नीति होती है कि उनका जो खुफिया विभाग होता है ना, वो आस-पास के रीजन पर, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखे, नहीं तो उसको कोई भी ले जाएगा, अपने 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 पक्ष में ले जाएगा। भारत को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि भारत भी देखिए भारत के पास भी तो है ना, रॉ है, आईबी है, हमारे पास भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, डिफेंस इंटेलिजेंस है, बहुत सारी एजेंसीज़ हमारे पास भी हैं। तो हम किसी को इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम सिर्फ
अपने सुरक्षा के लिए कोई हमारे खिलाफ तो कोई स्कीमिंग नहीं कर रहा, हम उसको ध्यान में रख करके अपनी कार्रवाई करते हैं। अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, उनके लिए पूरा विश्व उनका घर, वो इस तरह से मानते हैं, दे फील दैट दे आर द ग्लोबल पावर, दे ओन द वर्ल्ड। सो इसलिए इस वर्ल्ड की जो डायरेक्शन, दिशा दिशा और क्या बोलते हैं उसको, एक बढ़िया सा फ्रेज है ना, दिशा और समथिंग, वो सब वो तय करना चाहते हैं। दिशा और दशा। दिशा और दशा दोनों वो लोग तय करना चाहते हैं। इस चक्कर में उनकी जो एजेंसीज हैं एक्टिव रहती हैं। मोसाड तो आपको पहले से ही पता है, आज से थोड़ा मोसाड ने ईरान के ऊपर एक्टिविटी नहीं की है। स्टक्सनेट जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर उन्होंने साइबर अटैक किया था, वो बहुत खतरनाक साइबर अटैक था। उनका तकरीबन 10% सेंट्रीफ्यूज वगैरह डैमेज हो गए थे। उसके बाद उन्होंने उनके सारे साइंटिस्ट मार दिए। हालांकि कोई क्लेम नहीं करता कि इजराइल ने मारे हैं, पर सारी दुनिया जानती है, रोज आर्टिकल निकलते हैं कि भाई इन्होंने मारा है। इसी तरह से अभी हाल का जो आप बता रही हैं कि स्टारलिंक का पेपर में आया हुआ है, 10 दिन पहले से आ रखा है। तो ये तो एक जानी मानी खबर है कि भाई ये सब कर रहा है ये। अब खमेनी ने क्या किया है, इसको एक अपने देश के लोगों को, देखिए देश कब जुड़ता है एक साथ, जब वहां का लीडर बोलता है देखिए बाहर वाले जो हैं सब हमें टारगेट कर रहे हैं, तो अंदर की जो आपकी जो व्यथा है और आपकी जो तकलीफ है उसको छोड़ करके आप आउटवर्ड होइए, बाहर देखिए। पाकिस्तान भी यही करता है, जब भी उसके अंदर गड़बड़ होती है तो इंडिया का नाम ले लेता है, ताकि वहां की जो जनता है वो एंटी इंडिया तो है ही है, टू नेशन थ्योरी पे बनी हुई है वो पाकिस्तान, तो सारा का सारा पाकिस्तान जुड़ जाता है। अब आपको मैं अगर ट्वीट पढ़ा दूं जो मुझे आया था पाकिस्तान से, उसमें ऑफ सिंदूर के दौरान हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें उन्होंने बाय नेम जनरल साहब, इट वाज रिटन लाइक, इट वाज अ प्योर इंग्लिश ट्वीट व्हिच मींस दैट आईएसआई का कोई हैंडल ने उसको भेजा था, इट वुड हैव डन थ्रू द आईएसआई। सो इट वाज सेड, जनरल, in the initial few days of Operation Sindoor, we did not know how to go about the situation. हमें रिएक्ट करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह से रिएक्ट करें। तो ये एक एडमिशन है कि पहले 2 दिन वो घबरा गए कि भाई सिंदूर में क्या हो गया, ठुक गए हम, राइट। हाउएवर, आफ्टर द थर्ड फोर्थ डे, the nation now believes, that means Pakistan nation now believes that Pakistan army is its best bet, या इसकी सबसे एकदम assured security apparatus है। Even Imran Khan has acknowledged this fact, and now the whole nation is behind Pakistan army. तो आप देख रहे हैं एम क्या था उनका, एम ये था कि अंदर की जो गदर चल रही है बीएलए सीएलए, उससे एम हटा करके हम इस पूरा का पूरा ध्यान भारत के खिलाफ करते हैं। और तीसरा पॉइंट था उनका, जो तीसरा, एक तीन ट्वीट थी मेरे को आई हुई, मेरे पास था, वो मैंने डिलीट कर दी है, नहीं तो आपको दिखा। एंड इट इज इन प्रॉपर इंग्लिश, वेल ड्राफ्टेड, इट मीन्स दैट इट इज अ वेल थॉट आउट, इट इज नॉट अ नॉर्मल एरा गैरा, एंड ही वाज रेफरिंग टू मी एज अ प्रोफेशनल, डियर जनरल। मतलब this was a professional communicating to another professional. And the third part of the tweet was, it was in 3 threads. The third part of the tweet was, after that handle was deleted moment, after I think 10 or 15 days the handle was deleted, which means it was a bot which was created to send these kind of messages. The third tweet was that whether we go cash starved or the water of Indus runs dry, we will ensure that India faces a religious war. यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये हुआ कि इससे पहले कि चाहे हमारा अर्थ क्या वो इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था एकदम जमीन में चरमरा जाए, चाहे इंडस का पानी खत्म हो जाए, लेकिन हम ये यकीन करके रहेंगे कि भारत के अंदर एक रिलीजियस वॉर शुरू हो जाए। अब आप इसको पहलगाम से कनेक्ट करिए। It was, and it is not that ki written by some amateur, it was a proper well formed tweet which came to me. I was surprised. I said, and they have quoted the channel of Gunner Shot and our channel, because we keep doing so.
what I'm trying to say, he was targeting me and General Shankar. So knowing fully well that these are the people who can make a difference in the opinion of the public. हमने भी बोला आ जाओ भाई, तुम देख लेते हैं तुम कितना कितना अपना वो कर सकते हो। सो हमने भी उसका बहुत तगड़ा जवाब दिया और उसके बाद उसने अपना हैंडल ही वो कर दिया, बैन कर दिया। सो कहने का मतलब है कि ये जो खमैनी कर रहे हैं वो वही चीज कर रहे हैं कि देखिए सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। दुनिया का जो विश्व सुपर पावर, अकेला सुपर पावर है, वो भी हमको दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर आप लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो फिर देश का सत्यानाश हो जाएगा। सिविलाइजेशनल सभ्यता है, सिविलाइजेशनल देश है, सभ्यता, पुरानी सभ्यता वाला देश है। पर्सिया एक नया इस्लामिक वर्ल्ड नहीं था। पर्शिया की सबसे पहली जो रिलीजन थी जोरास्ट्रियन थी। सो उसमें कई तरह के लोग अभी भी रहते हैं पर्शिया में। सो वो अपनी एक पुरानी धरोहर को वो कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि भाई आप सब इकट्ठा हो जाओ। ये सब जो हुआ है, जो ये किलिंग हुई है, आप लोगों को बहकाया गया है। किसने बहकाया है? मोसाद ने बहकाया है, सीआईए ने बहकाया है, स्टारलिंक्स को ऊपर छोड़ा। इस तरह की कई सारी जो चीजें हैं वो उन्होंने क्या बोलते हैं वहां पे फैला दी। फैला दी है। तो और बात सही भी है, देखा जाए तो फैलाई तो है ही है उन्होंने, है ना। तो दोनों अपना गेम खेल रहे हैं। ट्रंप अपना गेम खेल रहे हैं, ये अपना गेम खेल रहा है। अल्टीमेटली आपको पता है पावर किसके पास ज्यादा है, और जिसकी लाठी उसी का भैंस। बिल्कुल सर। और आप देखो कि जिस तरह से ग्रीनलैंड के मसले पर अब आमने सामने आ गए हैं अमेरिका और यूरोप, वहां पर भी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस ही दिख रहा है ना। कैसे टैरिफ लगा दिए हैं डेनमार्क पर 15% या 10%, बाकियों पर 15%। तो ये क्या हो रहा है? अब तो कितनी सारे लोगों ने अपनी अपनी थोड़े लोग भेजने शुरू कर दिए ग्रीनलैंड में। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई मोर्चे खोल लिए ना एक साथ अपने लिए। देखिए यही मैं बता रहा हूं कि हर जगह जहां कोई मोर्चा खोलता है ना, वहां किसी और को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और ये भारत के लिए एकदम क्या बोलते हैं ना, प्लेट पे आई हुई अपॉर्चुनिटी है। जो भी रही सही हिचकिचाहट रही होगी यूरोपियन यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड में, अब वो पक्का यकीनन खत्म हो गई होगी। और 27 या 28 जनवरी को आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन और भारत का फ्री ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी मार्केट लूज कर रहा है। आप समझ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी तो टैरिफ लगाया उसने। सो अगर उधर टैरिफ लगा रहा है वो, अब देखिए कितने देश, सारे देश तकरीबन शामिल हैं उसमें यूरोपियन यूनियन के। सो अगर उन पे टैरिफ लगा देता है सपोज, तब तो वो उसको उनका जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट होगा। तो उस एक्सपोर्ट आइटम को कहाँ ले जाएंगे? ऐसी मार्केट में ले जाएंगे ना जहां पर ये आ सकता है आसानी से। तो अगर हमारे साथ ट्रेड हो जाती है तो उनका उनका जो सामान जो हम अमेरिका से ले रहे थे हम यूरोप से लेंगे। हम लोगों की जो ओवरऑल आर्थिक व्यवस्था है, चाहे वो तेल की हो चाहे वो ट्रेड की हो, और ये उसको समझ में आ रहा है। इसीलिए सर्जियो गोर जो है वो भारत को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला भाई आप पैक्स सिलिका में आप ज्वाइन कर लीजिए। हमने शायद गलती से आपका नाम छूट गया हो या आफ्टर थॉट जो भी हो, पहले तो उन्होंने पनिशमेंट के अंदाज में हमारा नाम पैक्स सिलिका से निकाला होगा। अब उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, भारत तो एक बहुत बड़ा बाजार है, वो अगर छूट गया हमारे से तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने इनवाइट कर दिया हमको कि भाई आप भी इसी हफ्ते, अब मंडे या ट्यूसडे को आप ज्वाइन कर लीजिए पैक्स सिलिका। तो वो एक अलग एक अलाइनमेंट है, ग्रुप ऑफ नेशन, जो कि कंप्यूटर एआई वगैरह के ऊपर एक वो बना रहे हैं, फोरम बना रहे हैं, जो कि इन सब चीजों की दशा और दिशा तय करेगा दुनिया के अंदर। और उसकी लीडरशिप जो है इस समय यूएस के पास है। सो ये भी यूएस भी गेम खेलना शुरू कर दिया है। सो अभी क्या है कि बातचीत चल रही है। पहले ये था कि अब खत्म हो गई बातचीत, फ्री ट्रेड अब, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। अब तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बातचीत चल रही है, डिफेंस से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सो भारत के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसको कभी भी गलत तरीके से नहीं देखना है। भैया आपस में लड़ो, हमको फायदा होगा, ठीक है ना। सो आई थिंक इंडिया इज गोइंग ऑन द राइट पाथ। इंडिया एकदम सही रास्ते पे चल रहा है। सर, भारत ने जो अमेरिकी दालों पर 30% टैरिफ लगाया था, उसकी चर्चा हमारे देश में ज्यादा हुई नहीं।
या होने नहीं दी गई। आप सोचो वो 1 नवंबर से इंप्लीमेंट था, उसके बाद कितने लोग रो रहे हैं, सेनेटर्स कह रहे हैं ट्रंप से कि बात करो, भारत से बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, जहां तक पल्स पे 30% का सवाल है, ये भारत के हित में टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि भारत का खुद का प्रोडक्शन चिकपीस, येलो 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 पीस बोलते हैं इसको, इसमें इतना ज्यादा है कि हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और भारत, लेकिन अमेरिका जो था वो हमारी डिमांड सबसे ज्यादा इसी दाल की है, इंसिडेंटली इंटरनल डिमांड है, उसकी वजह से भारत अमेरिका से ये लेता था। डकोटा वगैरह वहां पर ये सब इसकी पैदावार ज्यादा होती है। बेसिकली वो इलाके जहाँ पे थोड़ा गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ा पानी ज्यादा, मतलब पानी वगैरह ज्यादा होता है, वहां पे ये सब चीजें, पानी ज्यादा तो नहीं बट पानी मॉडरेटली अवेलेबल होता है, वहां पर ये पैदा होते हैं और काफी मात्रा में पैदा करते हैं। क्योंकि अमेरिका में अगर आप जाएं कभी, तो आप देखेंगे उनके खेत तो जो है, होराइजन तक एक खेत दिखेगा, एक प्लॉट ही दिखेगा आपको, इतने दूर दूर तक खेती होती है, बड़े बड़े मशीन्स चलती हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, उसमें बेचारे हमारे किसान जो है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, आपस में बढ़ जाता है घर, तो छोटी छोटी प्लॉट में होती है, तो उनका जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा है। अब वो प्रोडक्शन भारत में आती थी अक्सर, या तो वो लोग भारत के अलावा कोई मार्केट ढूंढ लें, या फिर भारत को मनाएं कि भैया आप ये टैरिफ बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारे किसान या उनके किसान जो है वो तकलीफ में है। शुरू शुरू में जब ये अनाउंस हुआ था, भारत ने अपने हित के लिए चुपचाप अनाउंस कर दिया था। 30 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंस किया था और 1 नवंबर से ये शुरू हो गया था, लागू भी हो गया था, ये लागू हो गया था। तो एक बार कोई चीज लागू हो गई, उसके बाद हमने कुछ ज्यादा वो नहीं किया, हमने कहा कि भाई असर देखते, अपने आप ये लोग रोएंगे। वही हुआ, जब 3 नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी तक इनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। डकोटा के जो सेनेटर वगैरह जिन्होंने ये रेस किया है इशू, चिट्ठी लिखी है डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने बोला है आप भारत से बात करिए, वहां पे बात चल। उनके जो लुतनिक थे वो बोल रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करिए ताकि डील को क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये डील वो ही क्लोज करें। तो यार उनकी मनमानी थोड़ा है, भारत अपने शर्तों पे चलता है। भारत को जब तक सारी चीजें उसके हिसाब से नहीं हो, या कॉम्प्रोमाइज भी हो तो एक म्यूचुअली अग्रीड कॉम्प्रोमाइज हो, जिसमें कि दोनों का एक विन विन सिचुएशन हो, तब तक हम क्यों किसी से बात करें या किसी से साइन करें। नेगोशिएशन चल रहे हैं, अब वो बोलने लगे यस नेगोशिएशंस आर ऑन। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो यहाँ के जो सेनेटर हैं वो अब बोल रहे हैं कि यू टॉक टू इंडिया नाउ एंड गेट अस आउट ऑफ द ट्रबल। सो वो बोल रहे थे ना कि दिखा रहे थे आंख हमको, अब उनको उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई क्लाइम डाउन करो, बिकॉज देयर इज नोवेयर एल्स। दाल सबसे ज्यादा भारत में खाई जाती है और कहीं कोई दाल नहीं खाता। यू टेल मी अ कंट्री जहां इतनी ज्यादा मात्रा में दाल खाई, हम सारे वेजिटेरियंस हैं, मोस्ट ऑफ इंडिया इज वेजिटेरियन। चाहे आप साउथ में जाइए, सांबर, पता नहीं, मतलब किसी चीज को भी ले लीजिए, दाल तो हमारा स्टेपल फूड है। सर कुछ भी बनता है उसके साथ में हम दाल चावल तो बना ही लेते हैं, दाल तो बनती है, कुछ भी बनाते रहो साथ में। वही तो बोल रहा हूँ कि दाल की जो डिमांड है, खासतौर से ये येलो पीस की, ये तो बहुत ज्यादा है इंडिया में। आप दिल्ली में बाहर चले जाइए, बोलिए दाल, साहब येलो वाली या तो फिर मखनी बोलते हैं या येलो वाली बोलते हैं, दो ही वैरायटी होती है हमारे यहाँ, या तो येलो या मखनी। ये लोग खाते नहीं है, तो अब किसको खिलाएंगे? अमेरिकन को खिलाएंगे? वो तो देखते भी नहीं इनको। अब उनका पूरा पूरा माल पड़ा हुआ है। सो प्रेशर बनाने का तरीका होता है, मैं हर बार बोलता हूं, जोर का झटका धीरे से लगे, तो वो वही चल रहा है। साइलेंटली इंडिया इज ऑपरेटिंग वेयर इट हर्ट्स इट्स एडवर्सरीज। और सर ये जितने भी सेनेटर ट्रंप से कह रहे हैं बात करो, अमेरिका भारत से बात करो, ये सारे के सारे वही हैं जो इसको फंड देते हैं रिपब्लिकन्स को, तो इसलिए तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया ना कि इनके कोर सपोर्टर नहीं है। मागा इफेक्ट होगा। अब तो जो उनका मागा का बोलते हैं, भाई मागा तो ठीक है, हमारे अंदर गागा भी होना चाहिए ना, खाना भी जाना चाहिए। वो खाना जाने के लिए हमको जो हमने जो पैदा किया है, इमेजिन इफ दिस गेट्स वेस्टेड,
बिल्कुल। क्या होगा इनका? इनकी जो प्रोडक्शन या तो डाइवर्सिफाई करेंगे, कुछ और चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। हुँ, लेकिन अगर क्योंकि भारत को वैसे कमी नहीं है दाल की, भारत की खुद की प्रोडक्शन भी अच्छी खासी है, बट यहाँ पे हम करते थे बिकॉज़ हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारी डिमांड मतलब गरीब गरीब घर का आदमी भी दाल तो खा ही लेता है। बिल्कुल वही दाल-चावल, खाता है। दाल-रोटी उसको मतलब चाहिए ही चाहिए, बर्गर नहीं खाएगा वो। तो सर भारत ने कायदे से स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी चोट मार दी है अमेरिका हुँ। को, अब धीरे-धीरे करा रहा है, तभी सबको पता चल रहा है कि भारत ने तो नवंबर में ही खेल कर दिया था। लेकिन सर चाबहार को लेकर जो एक नैरेटिव घड़ने की कोशिश हो रही है कि भारत ने तो 120 बिलियन डॉलर गँवा दिए, छोड़ दिया और कितनी मुश्किल से ये लिया था पोर्ट वगैरह-वगैरह और अमेरिका के दबाव में आकर फिर मोदी ने सरेंडर कर दिया। इन सबको कैसे देखा जाए? देखिए, अगेन ये जो हमने जो ये इतने बिलियन जो दिया था, पहली बात तो इसकी सच्चाई अभी तक पूरी पता नहीं है। इसका भी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, क्या एक्चुअल स्टोरी है, किसी ने न्यूज़ निकाली है और बाद में वो आ रहा है कि येस इट इज़ कन्फर्म्ड दैट गवर्नमेंट हैज़ डन दिस और गवर्नमेंट ने ये काम किया है, नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि हर चीज़ को करने से पहले भारत जो है, एक दूर की सोचता है, लंबी सोचता है। जैसे अब अभी आप लोगों को पता चला ना कि पल्स, उस समय तो लोग गालियाँ दे रहे थे, नरेंद्र, सरेंडर पता नहीं क्या-क्या वो लोग बोल रहे थे। अब बोलते हैं कि हाँ भैया ये तो अच्छा कदम लिया था इसने। तो ये जो ईरान वाला जो है मामला, इसको आपको कई तरीकों से ढूँढना देखना पड़ेगा। देखिए वहाँ से हम अपने नागरिक निकाल रहे हैं। हम कब अपने नागरिक निकालते हैं? जब हालात वाक़ई बड़े ख़राब होने वाले हों, पता हो कि कुछ होने वाला है, अमेरिका कुछ ना कुछ कांड करने वाला है ईरान में। तो हम यूक्रेन वाली हालत में नहीं बनना चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन में तो लड़ाई रुकवा ली क्योंकि रशिया हमारा दोस्त था। हमने 3-4 दिन लड़ाई रुकवाई और अपने जो हमारे जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारत के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे, उनको बाहर निकलवा लिया। ईरान और अमेरिका की अगर लड़ाई होती है, अमेरिका और हमारे जो जियोपॉलिटिकल रिश्ते अभी उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है? तो फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमने टाइमली ये निकाला है एज़ अ प्रिकॉशन। लड़ाई बंद हो जाती है, रिजीम यही रहती है, तो गुड एंड वेल एंड गुड। ये दोबारा चले जाएँगे वहीं पे। दोबारा जाने में क्या एक एयरक्राफ्ट का टिकट ही लगेगा ना उनको। सो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, जो कि दर्शाता है पहले पॉइंट को जो आपने पूछा था मुझसे कि ईरान में शायद अटैक हो सकता है और उसमें फिर हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी हालत है, तो ये हमारा देखिए वहाँ हमारी एक कंपनी थी, जो इस काम को कर रही थी, चाबहार पोर्ट का काम वो कर रही थी। ईरान को चाबहार पोर्ट नहीं चाहिए, चाबहार पोर्ट चाहिए था हमको, क्योंकि हम चाहते थे अफ़गानिस्तान के साथ एक कनेक्टिविटी और हम चाहते थे सेंट्रल एशिया के साथ एक कनेक्टिविटी। क्योंकि सेंट्रल एशिया में मिनरल्स हैं, अफ़गानिस्तान में रिसोर्सेज़ हैं, अफ़गानिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे थे। सेंट्रल एशिया की तकरीबन सारी कंट्रीज़ के साथ एक आध को छोड़ दें अगर तो हमारी रिलेशंस काफ़ी अच्छी हैं और आगे रशिया तक और नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर ट्रेड कॉरिडोर के लिए बहुत बढ़िया रूट था। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये किया था। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने से हमारा और ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो बोलते हैं ना कि समय रहते कट लो। बिल्कुल। तो मैं उसको उस दृष्टि से देखूँगा क्योंकि देखिए आप वहाँ ईरान के साथ रह के लड़ाई करेंगे क्या? ये समझदारी है आपकी क्या ईरान के साथ मिल कर के आप अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करेंगे? किसका नुकसान ज़्यादा होगा? हमारे पहले सो से व्हाई सो लॉगरहेड्स हैं। So why get involved into somebody else's battle? We have good friendship with ईरान जो नई regime आएगी उसके साथ हम दोबारा negotiate कर लेंगे, दोबारा बात कर लेंगे और अगर यही regime रही इनके साथ तो रिश्ते हैं ही हमारे अच्छे। अब इनको क्या सपोर्ट चाहिए, क्या नहीं सपोर्ट चाहिए इन सब चीज़ों की बातचीत हुई होगी गवर्नमेंट्स के बीच में। उसके ऊपर हम कैसे अभी कमेंट कर सके बिना जाने, बिना बिना कुछ इसके बारे में डिटेल जाने हुए। मेरा जो इरादा है, जो मैं अभी तक देख रहा हूँ न्यूज़, इसमें ये है कि शायद कुछ दिनों में रियल पोज़ीशन ज़मीन पे हमको समझ में आ जाएगी। और क्या इसमें अमेरिका, इंडिया, इज़राइल, ईरान ये जो चौकड़ी यहाँ पे है और इनके बीच में क्या खिचड़ी
बनी है, पकी है, उसके बारे में हमको धीरे-धीरे डिटेल्स पता चलेंगे। आप ही शायद मुझे ट्वीट कर देंगे। अच्छा ठीक। सर, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी एक दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर अचानक से आग लग गई, सुना कि ईरान के ड्रोन ने आकर वहां पर जो कंसाइनमेंट हथियारों का आया था यूएस से, वो ध्वस्त कर दिया और वो जा रहा था ईरान की तरफ वहां पर रायता फैलाने के लिए। और फिर अननोन गनमैन का सिलसिला भी जारी है। अभी आज ही एक और लश्कर का कमांडर मर गया है संदिग्ध हालात में। फिर कुछ हुँ। 2 दिन पहले आपको याद होगा पीओजे में भी लश्कर का एक कमांडर, उसके घर में आग लग गई थी जिसकी पहलगाम आतंकवादी हमले में भी भूमिका थी। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका का साथ दे रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है, मोसाद के साथ उनका वो आईएसआई का चीफ मिस्र में जाकर मीटिंग्स करता फिर रहा है, तो ईरान का नंबर लगे ना लगे अमेरिका के हाथ, लेकिन पाकिस्तान का नंबर लग चुका है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, भारत किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत कोई अननोन गनमैन नहीं भेजता। लेकिन अगर आप अपने ही लोगों को की प्रताड़ना करने लगे, उनके ऊपर जुल्म ढाने लगे, तो वहीं के लोग अननोन गनमैन बन जाते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए अगर किसी को अपना विरोध दर्शाना है, तो अननोन ही रहेगा ना, नहीं तो पकड़ नहीं लेंगे उसको। तो जो भी उसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो बलूचिस्तान के लोग जाने, तालिबान, टीटीपी के लोग जाने, या पीओके में, सॉरी, पीओके में जो क्या बोलते हैं, पब्लिक है जो त्रस्त है, हम्म। पीओके में बिजली बनती है और उनको डबल रेट पे मिलती है। इस तरह की इस तरह की अगर आप कार्रवाई करेंगे, बिकॉज़ कि चाइनीज़ वहाँ से अपने क्या बोलते हैं, अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना छोड़ता नहीं है। अगर उसने 30 बिलियन दिया है तो धीरे-धीरे वो पैसा अपना निकाल लेगा यहाँ से। ग्वादर पोर्ट ले लेगा, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देगा वो कि भई वहाँ से उसको कुछ फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। सो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं, तो वहाँ की पब्लिक तो त्रस्त है। त्रस्त त्रस्त है ही है। तो अगर उनमें से कोई निकल के इन लोगों को ठोक रहा है, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। इनकी वजह से ठुक रहे हैं ये लोग, अपनी वजह से ठुक रहे हैं। भारत इसमें कहाँ कुछ कर रहा है। अब जो लोग सोचते हैं कि भारत कर रहा है, वो उनकी सोच है। सोचना चाहें तो सोचें, बहुत अच्छी बात है। हमारा क्या हो रहा है? आज के पूरे पॉडकास्ट में मैं देख रहा हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, वो सारे क्वेश्चन में भारत का तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। अगर 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 कराची एयरपोर्ट पे कुछ ऐसी घटना हुई है, जहाँ आग लगी है, जहाँ कार्गो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान इज़ अंडर ट्रबल। हम्म। और अगर पाकिस्तान मुसीबत में है, तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है। इसने हमें कितनी मुसीबतें दी हैं, गिनती करने लग जाऊँ तो मतलब आप समझ लीजिए ये पॉडकास्ट 4 बार करना पड़ेगा। उनकी उनकी जो गंदगी उन्होंने भारत के अंदर फैलाई है, वो कम नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक इन्होंने एक्शंस किए हैं। आपको पता है जेएनके में 60,000 के करीब लोगों की मौत हुई है जब से इन्होंने ये आतंक का खेल खेला है जेएनके में। तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई रहमत है, रियायत की जरूरत नहीं है। जितने लोग ठोक रहे हैं, जितने अननोन गैंगमैन ठोक रहे हैं, बलूचिस्तानी ठोक रहे हैं, बीएलए ठोक रही है, टीटीपी ठोक रही है, ईरान के लोग इनको आके ठोक रहे हैं। ठोकने दो, क्योंकि इन्होंने ईरान के साथ भी काफी बुरा किया। याद है इन्होंने ईरान में गदर किया था, सुलेमानी के मारने में इनका भी हाथ है। मैं ये किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ जैसा करोगे वैसा भोगोगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल खाओगे। तब ये लोग बीज ही बोते हैं खाली आतंकियों का। 1000 सुसाइड बॉम्बर उसने तैयार किए ना हाफिज ने। अगर हम्म। भारत ने सील कर रखा है, कुछ दिनों के बाद ये इतना तड़पेंगे कि इन्हीं को मारना शुरू कर देंगे। ये तो बोलेंगे भैया तुमने तो बोला। एक एक कहानी मुझे याद आ गई अभी। तो एक किसी को हमने पकड़ा था कहीं, बहुत पहले की बात है। तो वो बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया तो उसको कैप्चर कर लिया। तो हमें पता चला कि वो तो मतलब उस पार वाला है, पाकिस्तानी नेशनल है। तो हमने बोला भाई तू क्यों आ गया इधर? तो बोलता सर मेरे को तो सपना दिखाया कि यहाँ मजे ही मजे हैं, उस पार जा, 6-7 महीने का टेन्योर होगा तेरा, अपना जहाँ जिस घर में घुसना है घुस के खाना खा, जिस औरत को उठाना है उस औरत को उठा, जिस बंदे को मारना है उस बंदे को मार, तेरी
पूरी छूट है, तो हीरो है वहाँ का। और 6-7 महीने खत्म होंगे, उसके बीच में तुम मारते रहो इन लोगों को, जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को। 8-9 महीने के बाद तू वापस आ जा, तेरे घर घर का पूरा देखभाल करेंगे। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ तो मेरा बुरा हाल है, ना किसी कोई मुझे अपने घर में घुसने दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कई सारी चीजें हो जाती हैं जो कि ये लोग अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसा आदमी अगर वापस जाएगा, वो तो पक्का ठोकेगा ना इनको, जिन्होंने इसको क्या बोलते हैं इस तरह से तंग करके भेजा। हाँ, सब्ज बाग दिखाए हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं कि भाई आप शहीद हो जाओगे, या शहीद या क्या बोलते हैं, शहादत पाओगे, तो फिर आपको ऊपर इतनी हूरें मिलेंगी, फलाना-ढिमकाना। इनका ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये। हम लोग इसको लाइटली लेते नहीं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। दे एक्चुअली फील दैट, आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ द पीपल जो रेडिकलाइज हो रखे हैं, जो इस तरह की सलाफी वहाबी विचारधारा से एकदम जुड़ चुके हैं, उनके दिमाग में ये भरा हुआ है। पहली बात तो कि दुनिया के अंत तक हमको लड़ना है, जब तक कि सभी लोग ये सलाफी वहाबी विचारधारा से न जुड़ जाएं। प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम एज पर देम। ओसामा बिन लादेन वगैरह वो बोलते हैं कि दे रिप्रेजेंट द प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम, सलाफिज्म बोलते हैं उसको। दूसरा चीज ये है कि जो भी इस्लाम में बताया गया है वो हमको मिलेगा अगर हम शहादत करते हैं। तो ये तो ढूंढते हैं जिहाद। अच्छा, कहाँ जिहाद हो रहा है, वहां चले जाओ। याद है आपको पहली लड़ाई जब हुई थी अफगानिस्तान की, जब सॉर्ट आउट हो गया तो ये लोग दुनिया के हर कोने में जा रहे थे। कोई सूडान जा रहा है, कोई चेचेन जा रहा है कि भाई मुझे लड़ना है वहां जाके, क्योंकि लड़ने की जगह खत्म हो गई थी। कश्मीर की बॉर्डर पे आ गए। उस समय हमने कई सारे फॉरेन टेररिस्ट मारे, कई बार तुमने सूडान के बंदे मारे यहाँ, क्योंकि वो वहां से अफगानिस्तान बॉर्डर से उनका काम खत्म हो गया, तो उन्होंने चल भाई इधर ही चलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने खुद जब मैं उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल था, मैंने और कर्नल था, तब हमने एनकाउंटर्स किए हैं। उसमें बाहर के इतने लोग मिले हमको उस टाइम पे। तो ये जो आतंकी है ना, इनका मोटिवेशन लेवल ही अलग है। भले ही मैं कई बार एकेडमिशियंस को नहीं मानता हूं इन सब चीजों, भले ही वो 10 रीजन दे, क्योंकि मैंने खुद 1.5 साल टेररिज्म की पढ़ाई करी है, मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। बड़े से बड़े ऑथर्स आप नाम ले लीजिए, सबकी किताबें पढ़ चुका हूँ, चाट चुका हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था इस सब्जेक्ट में, टेररिज्म के ऊपर, अमेरिका में। वो भी हर एक एक्सपर्ट की किताब पढ़ी हुई है मैंने, चाहे आप उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की बात करें या प्रलोभन दे के मोटिवेशन की बात करें, कई सारी चीजें होती हैं जी। सो मेरा मानना है कि ठीक है, चलने दीजिए इनको, और अननोन गनमैन को आने दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अननोन गनमैन आ रहे हैं, जिनको उड़ा रहे हैं भारत के दुश्मनी तो है, वो सब तो करने दीजिए। और अंदर खाने पैदा हो रहे हैं और वहीं पे हथियार उठा रहे हैं, और हथियार तो उनको आसानी से मिल ही रहे हैं। तो जितना रायता फैलाएंगे उतना अपने लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो खमेनी को हटाने के लिए नई लीडरशिप तलाश रहे हैं, और खमेनी कह रहा है कि ये तो अपराधी है, ट्रंप इसी ने भड़काया लोगों को और हजारों लोगों को मरवा दिया। इन दोनों के बीच आगे चलकर क्या कुछ और देखने को मिलता है, क्या सच में अटैक करता है अमेरिका या नहीं करता है, या तैयारी कर रहा है, मौके की तलाश कर रहा है, इन सब पर सर नजर रहेगी। आपसे फिर बातचीत होगी। लेकिन आज आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय भारत।